चलिए, हम बाकी जो धातु हमने देखे थे पहले, और जो आज धातु देखेंगे, कल 5 धातु देखे थे, तथा आज बाकी के 2 धातु को कंप्लीट कराते हैं। यानी हमारा सप्त धातु का पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि तक के हमने कल देखा था। आज हम देखेंगे मज्जा धातु। ठीक है, लिखिए। मज्जा धातु के सामान्य कर्म। सभी प्रकार की अस्थिया के अंदर, उनके नीचे स्थान, खाली स्थानों के और छिद्रों में मज्जा धातु भरी रहती है। यानी बोन मैरो आप इसको कह सकते हैं, है ना। सभी प्रकार की अस्थियों के अंदर, उनके खाली स्थानों और छिद्रों में मज्जा धातु भरी रहती है। दूसरे शब्द में इस धातु का कार्य अस्थियों का स्नेहन से पूर्ण एवं पोषण करना है। इस प्रकार यह शरीर में स्निग्धता और बल की वृद्धि करता है। मज्जा धातु की वृद्धि के लक्षण एवं रोग। मज्जा धातु के लक्षण, वृद्धि के लक्षण एवं रोग। सारे शरीर और विशेषकर नेत्रों में भारीपन, हड्डियों के जोड़ों में बड़े बड़े और कष्ट साध्य, कठिनाई से ठीक होने वाले फोड़े फुंसियां होना, बोन व ब्लड कैंसर, अंगुलियों को जोड़ों में दर्द व उनके अंदर फोड़े होना, अंगुलियों के जोड़ों में दर्द व उनके अंदर फोड़े होना, चक्कर, मूर्छा, आंखों के आगे अंधेरा छा जाना आदि। मज्जा धातु क्षय के लक्षण। मज्जा धातु क्षय के लक्षण। हड्डियां में खोखलापन, ऑस्टियोपिनिया, एस्टियोपाइरोसिस एवं रोमेटाइट आर्थराइटिस, रोमोटाइट आर्थराइटिस, हड्डियों और जोड़ों का टूटना, आकार में छोटा और दुबला होना, चक्कर आना, तथा आंखों आंखों के आगे अंधेरा छा जाना एवं शुक्र धातु की कमी आदि। उपचार में लिखेंगे। मज्जा का क्षय होने पर मज्जा युक्त द्रव्य आहार का सेवन करना चाहिए। मज्जा का क्षय होने पर मज्जा युक्त द्रव्य आहार का सेवन करना चाहिए। मज्जा स्नेहम बलम शुक्र पुष्टिम पूर्णं तथा च करोति। लिखिए नेक्स्ट। शुक्र धातु सप्त धातुओं में का लास्ट धातु शुक्र धातु। सामान्य कर्म। शुक्र अंतिम धातु और सब धातुओं में श्रेष्ठ एवं शक्तिशाली माना जाता है। इसका प्रमुख कार्य गर्भोत्पत्ति अर्थात संतान उत्पत्ति करना है। धैर्य,
शूरता, निडरता, विपरीत अंग, धैर्य, शूरता, निडरता, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, पुरुष का स्त्री और स्त्री का पुरुष के प्रति आकर्षण, उत्साह, पुष्टि, काम का वेग, संभोग के समय सुख च्युति, आसान से वीर्य का विसर्जन आदि इनके अन्य कार्य है। शुक्र वृद्धि के लक्षण। शुक्र का अधिक मात्रा में स्त्राव, काम वासना की अधिक तथा शुक्र स्मृति, शुक्र मार्ग में पथरी के लक्षण दिखाई देते हैं। शुक्र क्षय के लक्षण। दुर्बलता, कार्य करने में सामर्थ्य न होना, मुख सूखना, रक्त की कमी, एनीमिया, थकान, नपुंसकता तथा संभोग के समय शुक्र का स्त्राव न होना, अंडकोशों में अत्यधिक पीड़ा, लिंग में जलन आदि। शुक्रज रोग। नपुंसकता, अहर्षण, मैथुन की इच्छा का अभाव, रोगी संतति, रोगी बच्चों की उत्पत्ति, क्लिप्त संतति, नपुंसक बच्चे को जन्म देना, अल्प आयु संतति, कम आयु वाले बच्चों को जन्म देना तथा विरूप संतति, अपंग या विकृत बच्चे को जन्म देना। उपचार लिखिए। उपचार। शुक्र की अधिकता होने पर उपवास, उपासना एवं संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए। शुक्र की अधिकता होने पर उपवास, उपासना एवं संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए तथा शुक्र की कमी होने पर रुष्य यानी शुक्र बढ़ाने वाले पदार्थ और मधुर रस वाली शुक्र पुष्टिकर औषधियों का सेवन करना चाहिए। सप्त धातुओं की वृद्धि और क्षय। अभी 7 धातुओं की वृद्धि और क्षय यहाँ बताया है। रस आदि 7 धातुओं की वृद्धि और क्षय पाचक अग्नि की स्थिति पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं? पाचक अग्नि के ऊपर। 13 प्रकार की अग्नियां में 7 धातुओं की अग्नियां, यदि ये धात्वाग्नि समस्या अवस्था में होंगी तो रस आदि धातुएं भी सम अवस्था में रहेंगे। यदि यह अग्नियां बहुत बड़ी हुई, तीव्र है, तो धातुओं का क्षय होने लगेगा, क्योंकि तीव्र होने पर ये अग्नियां धातुओं का पाचन अधिक मात्रा में करेंगी। इसके विपरीत यदि धात्वाग्नि मंद क्षीण है तो धातुओं का पाचन ठीक प्रकार से नहीं करेंगी। परिणाम धातुओं की वृद्धि होंगी। एक धातु की वृद्धि या क्षय होने पर उसके आगे वाली धातु में वृद्धि या क्षय के लक्षण दिखाई देंगे। अतः धातु साम्य धातुओं का सम अवस्था में रखने के लिए धातु अग्नियों को सम अवस्था में रखना आवश्यक है। ठीक है। शुक्र के बाद में ओज आता है। ठीक है। ओज। ठीक है। जब शुक्र बहुत अधिक मात्रा में बढ़ता है, ब्रह्मचर्य का पालन होता है और सारी चीजें बहुत अच्छे से मेंटेन कहा जाता है, तो क्या होता है? शरीर में ओज निर्माण होता है। ऊपर वर्णित रस धातु से शुक्र धातु के निर्माण पर्यंत की समस्त प्रक्रिया से निर्मित सप्तांग सार तत्व ओज कहलाता है। 7 धातुओं के बाद में जो 7 धातुओं का सार होता है उसे क्या कहलाते हैं? ओज कहलाते हैं। यह ओज समस्त धातुओं का उत्कृष्ट अंश या सार माना गया है। चिकित्सीय भाषा में इसे बल भी कहा जाता है। चिकित्सीय भाषा में इसको क्या कहा जाता है? बल कहा जाता है। ठीक है। इस जिस प्रकार मधुमक्खियों के फूलों से सार पराग से शहद एकत्र करती है,
ठीक उसी प्रकार पाचक पित्त और अग्नियां धातुओं के सार से ओज एकत्र करती है। ठीक है। इसका पोषण भी धातुओं के समान आहार रस से ही होता है। यह शरीर में सर्वत्र व्याप्त होने पर ही विशेष रूप से हृदय में रहता है। ओज कहाँ रहता है? हृदय में रहता है। और हृदय से निकलने वाली धमनियां एवं उनकी शाखा प्रशाखाओं के माध्यम से सारे शरीर में फैल जाता है। ठीक है। ओज का हृदय में रहने से एक तात्पर्य यह भी है कि हमारे मन विचार एवं माथे में जितनी अधिक सात्विकता, पवित्रता, सच्चरित्रता, सकारात्मकता, श्रद्धा, भक्ति, विश्वास एवं उत्साहिता होंगी, प्राणायाम, ध्यान, उपवास, उपासना हम जितना भी अधिक करेंगे उतने ही अधिक हम ओजस्वी, तेजस्वी, प्रज्ञावान, महान होंगे। ठीक है, यह समझ लो, ये बात विशेष तरीके से समझ लो। ठीक है। ओज स्निग्ध सोम स्वरूप रक्ताप, लालिमा से युक्त पीताप, पीलापन एवं श्वेत वर्ण का होता है। यह दो प्रकार का भी माना गया है, पर ओज और अपर ओज। इसमें पर ओज की मात्रा 8 बिंदु होती है और ये हृदय में रहता है। इसका पूर्ण क्षय हो जाने से मृत्यु हो जाती है। आयुर्वेद के अनुसार अपर ओज की मात्रा आधी अंजलि और यह सारे शरीर में व्याप्त रहता है। इसके क्षय होने से बल, उत्साह आदि की कमी हो जाती है और इनके अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, यहां तक के समझ में आया? क्लियर है? यहां तक के आपको समझ में आया? क्लियर है? यस सर। ओके। अभी ओज के कार्य और महत्व लिख लीजिएगा। ओज के कार्य और महत्व। ओज से शरीर में कांति और बल उत्पन्न होता है। सभी धातुओं का सार होने के कारण इसके अभाव में धातु ही चाहे वो सम अवस्था में हो शरीर धारण नहीं कर पाती। यह सभी धातुओं को स्थिर रखता है और उनका उत्तरोत्तर पोषण करता है। शरीर, मानसिक, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों के कार्य करने का सामर्थ्य तथा मन, बुद्धि, अहंकार से संकल्प आदि सभी कार्य इसी ओज से कारण संपन्न होते हैं। और यह स्वर वर्ण को अच्छा बनाता है। शरीर में रोग प्रतिरोधी शक्ति इसी ओज से उत्पन्न होती है। शरीर में ऑटो इम्यून सिस्टम का सहारा देता है तथा शरीर में बल या आंतरिक शक्ति या रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि कर बीमारी से बचाव करता है। सुख दुख आदि द्वंद्वों में धैर्य, उत्साह आदि ओज से उत्पन्न होते हैं। संक्षेप में यह ओज प्राणों व जीवन का आधार है। ठीक है। कुछ विद्वान ओज को उपधातु भी मानते हैं क्योंकि यह रस आदि धातुओं के समान शरीर को धारण तो करता है परंतु अल्प मात्रा में होने के कारण किसी विशेष धातु का पोषण नहीं कर पाता। ठीक है, इसलिए इसको उपधातु भी मानते हैं। ओज क्षय के कारण। ओज क्षय के कारण क्रोध, चिंता, बहुत ज्यादा चिंता, भय, डर, शोक, रोग, वियोग, नुकसान, अपमान, अज्ञान, संशय, भ्रम आदि मानसिकता, आवेग, धातु क्षय या अधिक धातु दोष या मल का क्षय, उपवास या कम भोजन खाना, रुक्ष खाद्य और पेय पदार्थों का प्रयोग, अधिक श्रम, रात्रि जागरण, किसी कारण से कफ, रक्त, शुक्र और मलों का अधिक मात्रा में विसर्जन, रोग के कारण आई दुर्बलता एवं बाहरी आघात आदि से ओज का क्या होता है? क्षय होता है। अभी आपने लिखे ओज क्षय के कारण। अभी ओज क्षय के लक्षण लिख लीजिए। ओज क्षय के लक्षण। ओज का क्षय होने पर रोगी डरता है और सदा दूसरों के आगे अभिभूत दबा रहता है। उसका शरीर बलहीन, मन हताश, उत्साहहीन व बिना कारण चिंताग्रस्त रहता है। हृदय व इंद्रिय की क्लांत, कुमलाई हुई रहती है। शरीर कांतिहीन, निस्तेज, क्रूश और रुक्ष हो जाता है। ठीक है, ये क्या थे? ओजक क्षय के लक्षण। अभी ओजक क्षय का उपचार लिखिए। उपचार: मधुर, शीतवीर्य,
स्निग्ध, लघु तथा सात्म्य अनुकूल आहार, दूध, जीवनीय गण की औषधियाँ, अश्वगंधा आदि रसायन और वाजीकर शुक्र को बढ़ाने वाली औषधियों का सेवन करने से ओज की मात्रा में वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त मन को हमेशा प्रसन्न रखने से अनुकूल आनंददायक आहार विहार के सेवन से भी ओज बढ़ता है। इसके लिए पुरुष आदि मलों और धातुओं के स्रोतों को भी शुद्ध रखना चाहिए। ओज की वृद्धि होने पर शरीर की तुष्टि, संतोष, पुष्टि, प्रहर्ष और शक्ति बढ़ती है। इसकी अधिक मात्रा होने पर भी कोई विकार या रोग उत्पन्न नहीं होता। बच्चों का ओजवर्धक आहार विहार विशेष रूप से देना चाहिए, जिससे वे बलवान, तेजस्वी, प्रज्ञावान, चरित्रवान एवं महान बने। ठीक है, यहाँ तक कि आपको सभी चीज को समझ में आया। आप रिकॉर्डिंग देखेंगे ही, लेकिन अभी यहाँ तक के कोई प्रश्न होंगे तो आप मुझे पूछ सकते हैं, है ना। कोई चीज आपको अंडरस्टैंड नहीं हुई हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। कंफ्यूजन है उसको भी आप मुझे पूछकर क्लियर कर सकते हैं, है ना। ये सारी चीजें आप रिकॉर्डिंग में तो सुनेंगे ही, तथा इनके नोट्स भी बनाएंगे। लेकिन अभी आप मेरे सामने हो, आप मुझे पूछने का पूरा अधिकार रखते हो, है ना। सारी चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। कल हमने क्या देखा था? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, है ना। और आज मज्जा और शुक्र देखिए, यानी आपके सप्त धातु पूरे कंप्लीट हो गए। सप्त धातु कंप्लीट हो गए ना। यस सर। साथ में आज आपने कौन सा धातु देखा? ओज धातु। ओजस्वी कैसे बनते हैं, तेजस्वी कैसे बनते हैं, मेधावी कैसे बनते हैं, प्रज्ञावान कैसे बनते हैं, मन के अंदर जो डर होता है वो कैसे निकलता है, जिंदगी कैसे होती है ना, वो बताया। मौत कब आती है ना, तथा शरीर का जीवन किस पे आधारित है। तो इससे क्या मिलता है कि आप अपने जीवन में उस मोड़ में जाओ और अपने जीवन में महान बनो, है ना। हीलिंग के पर्पज में यहाँ आपने क्या सीखने मिलता है कि आपके शरीर में जो उत्तेजना या फिर शक्तियाँ या फिर जो ऊर्जा आती है वो कहाँ से आ सकती है ना। शरीर में जब भक्ति मार्ग चाहिए तो उसमें कब हमें आगे बढ़ना चाहिए, तथा हमारे शरीर में क्या चीज बहुत महत्वपूर्ण है, जीवन का सार क्या है, किस धातु के बाद में कौन से धातु की यानी उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए आपको उस धातु को उप धातु बताया गया है ना। ये सारी चीजें आप समझ में आए कि नहीं आया? जो चीज आपको अभी भी समझ में नहीं आई आप उसको मुझे पूछ सकते हो, तथा जीवन का सार ही यहाँ आपको पता चल गया है एक तरीके से। कल के और आज के क्लास में हम जितनी भी हम बातें करते हैं उसका बल कहाँ से आता है, शरीर में स्थिरता कैसे आती है, माइंड स्टेबल कैसे रहता है, तथा हृदय में क्या रहता है, हृदय में क्या रहने से किस तरीके से वो हमारे शरीर में फैलता है, तथा 8 बिंदु कहाँ और कहाँ विराजमान होते हैं, तथा उसके कारण हमें क्या मिलता है, ये भी आपने समझे, है ना। शुक्र का निर्माण संतति होने के लिए ही नहीं बल्कि उसके आगे भी है, उसका महत्व आपने देखा है ना, कितना वो सारी चीजें हैं। तथा मज्जा धातु को आपने पूरी तरह से एक्सप्लेन होते हुए सुना है और आप समझ भी गए। तो ये जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, अभी रिजॉइन हो जाना, 3 2 5 6 लोग आप रिजॉइंट हो जाना, तथा हम आगे बढ़ते हैं। और मैं आज थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा बताने वाला हूँ जो आपके जीवन के हित में होगा। ठीक है, रिजॉइन हो जाना हीलिंग पर्पस से है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत काबिल बनाने वाली बात है ना। चलो।